सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है और आज का विषय है यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का सिलेबस। तो आप सबको पता ही है कि फर्स्ट पेपर में जो है 10 इकाई होते हैं और उन 10 इकाई में से हर एक इकाई से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल जो है 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन का हर एक का 2-2 मार्क रहता है। तो इस तरह से 100 नंबर का ये फर्स्ट पेपर रहता है। तो इसका पूरा सिलेबस आगे हम देखते हैं। तो इस सिलेबस का क्या उद्देश्य है? तो इसमें साफ-साफ लिखा गया है कि परीक्षार्थी के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सके। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क मतलब इसका मतलब है कि लॉजिक, उसके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता हो, उसके अंदर समझने की क्षमता हो, अच्छे बुरे में भेद करने की क्षमता हो। तो इसको डेवलप करने के लिए ये सिलेबस बनाया गया है। तो सिलेबस क्या है? सबसे पहले इकाई नंबर 1, जिसको हम शिक्षण अभिवृत्ति के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं शिक्षण, अवधारणाएँ, उद्देश्य, शिक्षार्थी की विशेषताएँ, उसके बाद शिक्षण प्रभावक तत्व, मतलब किन तत्वों के माध्यम से शिक्षण जो है प्रभावित होते हैं, जो हम लर्निंग करते हैं, पढ़ाते हैं, जो किन-किन तत्वों के माध्यम से वो प्रभावित होता है। और फिर उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, उच्च अधिगम मतलब हायर एजुकेशन की क्या पद्धति है, शिक्षण सहायक प्रणाली, मतलब है कि शिक्षण को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कौन-कौन सी सहायता प्रणाली है। उसके बाद मूल्यांकन प्रणाली, मतलब जब हम कुछ सिखा दिए, फिर सिखाने के बाद मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन की कौन-कौन सी पद्धतियाँ हैं। मूल्यांकन का मतलब है कि उसको जाँचना है कि हमने कितना सही कितने बच्चों तक जो है इस बात को पहुँचा दिए, कितने बच्चे इस बात को याद रख पाए, तो वगैरह-वगैरह ये मूल्यांकन पद्धति है। इसके बाद है शोध अभिवृत्ति, जो इकाई नंबर 2, इसका इंग्लिश है रिसर्च एप्टीट्यूड। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है शोध अर्थ, प्रकार, विशेषताएँ, शोध पद्धतियाँ, शोध के चरण, किन चरणों के माध्यम से शोध किया जाता है, जिसको रिसर्च कहते हैं। फिर शोध प्रबंध, आलेख लेखन और शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, मतलब शोध के अंदर जब हम आईसीटी का प्रयोग करेंगे तो क्या है, और शोध नैतिकता मतलब रिसर्च एथिक्स, और ये शोध में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस इकाई को इसीलिए भी रखा गया है क्योंकि आप नेट जेआरएफ लेने के बाद आपको शोध ही करना है। किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में आपको एडमिशन लेना है, तभी जाकर के जेआरएफ का फ़ायदा आपको मिलने वाला है, और नहीं तो नहीं। और इसीलिए ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए। फिर 3 नंबर इकाई में आता है बोध, मतलब रीडिंग कम्प्रिहेंशन। इसमें क्या होता है, एक पूरा पैराग्राफ रहता है, उस पैराग्राफ को पढ़कर उससे रिलेटेड जो है 5 क्वेश्चन रहते हैं और 5 क्वेश्चनों का उत्तर देना होता है। और मतलब समझ लीजिए कि ये नेट जेआरएफ का पेपर है, तो इसमें पैराग्राफ जो है जैसे छठी में आता है वैसा नहीं होता है। इसमें बहुत ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत होती है और समझ कर ही आप उत्तर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइन टू लाइन मिलाओ और मिला कर के उत्तर दे दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो हम आगे आने वाले टाइम पे इसको भी पढ़ेंगे, तो तब आपको विस्तार से और समझाया जाएगा। आगे है इकाई 4, जिसको संप्रेषण कहते हैं और इसका इंग्लिश है कम्युनिकेशन। तो इसके अंतर्गत पढ़ना है संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, फिर प्रभावी संप्रेषण किस तरह से कर सकते हैं, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएँ, मतलब जब हम प्रभावी संप्रेषण मतलब बहुत अच्छे अच्छे तरह से संप्रेषण करते हैं तो उसमें कौन-कौन सी बाधाएँ आती है, फिर जन, मीडिया और समाज, इसको पढ़ना है। फिर इकाई नंबर 5, जिसको गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, इसको हम सिंपल में रीजनिंग कह सकते हैं कि रीजनिंग, जो हम रीजनिंग पढ़ते हैं उसमें रीजनिंग में जैसे अक्षर श्रृंखला, नंबर सिस्टम, कूट, संबंध, माता-पिता, ये सब भाई-बहन इनका संबंध, फिर देखो समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, ये सब हमको पढ़ना है और बहुत आसान टॉपिक है, इसको हर कोई
कर सकता है और इसमें 5 में से 5 ही नंबर इसमें लाया जा सकता है। फिर आगे है युक्ति युक्त तर्क, जिसको लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत देखो, युक्ति के ढांचे का बोध है, युक्ति के प्रकार, बेन का आरेख, भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान साधन। प्रमाण में 5 प्रमाण है। देखो, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इसको पढ़ना है। फिर अनुमान की संरचनाएं, प्रकार, व्याप्ति और हेतुवास पढ़ना है। फिर आगे है इकाई नंबर 7, जो आंकड़ों की व्याख्या, इसको हम इंग्लिश में डीआई कहते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ये मैथ का टॉपिक रहता है, क्योंकि इसमें जो है ना, हमको मतलब परसेंटेज देखना होता है, एवरेज निकालना होता है। फिर उसके बाद मतलब है कि बार चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट के माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण करना होता है, ठीक है ना। जोड़, गुना, घटा, ये सब करना होता है इसके अंतर्गत। फिर इकाई नंबर 8, इसमें आईसीटी। आईसीटी से आप समझ ही गए हैं कि इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, और आईसीटी के अंदर कंप्यूटर वगैरह ये सब आते हैं, इंटरनेट, ईमेल, दृश्य श्रव्य कॉन्फ्रेंसिंग। फिर उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, जो आजकल जो उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले मतलब स्वयं प्रभा, मूक्स, ये सब जो डिजिटल साधन आ रखे हैं, तो इन सबको यहाँ पे पढ़ना होता है। फिर आईसीटी और सुशासन, मतलब है कि गवर्नमेंट के अंदर आईसीटी का प्रयोग करके इसका क्या तालमेल रहता है, उससे किस तरह से सुशासन को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना होता है। फिर इस प्रकार से आगे इकाई नंबर 9, जिसमें वर्णन है कि लोग, विकास और पर्यावरण, मतलब है कि पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें पर्यावरण के बारे में मुख्यतः पढ़ना है। तो पर्यावरण के और मानव के साथ क्या व्यवहार है, और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, जो निर्जातीय क्रियाकलाप, निर्जातीय मतलब है कि मानव के जो क्रियाकलाप है उनका पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव है, और पर्यावरण पर मुद्दे मुद्दे फिर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। फिर प्रदूषकों का प्रभाव, मतलब प्रदूषण होने के बाद मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है या प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी वर्णन पढ़ना है। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, ये भी पढ़ना है। फिर लास्ट में है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो जो 1986 का है, इसको पढ़ना है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, जिन समझौते के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि पर्यावरण का नुकसान ना हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसका संरक्षण होता रहे। तो वो सब प्रयास कौन कौन से हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, तो इनके बारे में भी हम सबको पढ़ना है। फिर लास्ट में इकाई नंबर आता है उच्च शिक्षा प्रणाली, ठीक है। ये इकाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उच्च शिक्षा प्रणाली, नाम से ही पता लग रहा है कि ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हमको जो पढ़ना है, इसका जो सिलेबस है, वो उच्च शिक्षा संस्थाएं, मतलब इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे। और सबसे बड़ी बात, प्राचीन भारत में शिक्षा, मतलब हमारे प्राचीन भारत में शैक्षिक कौन कौन सी संस्थाएं थे, तो वो सब भी हमको पढ़ना है। फिर स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव उद्भव मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति मतलब किस तरह से बढ़ती गई या किस तरह से विकसित हुआ, तो उसको भी हमको पढ़ना है। फिर भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, तो अधिगम कार्यक्रम कौन कौन से, ये भी हमको पढ़ना है। फिर व्यावसायिक देख लीजिए, कौशल आधारित शिक्षा, ये भी हमको पढ़ना है। मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा। फिर नीतियाँ, सुशासन और राजनीति और प्रशासन, सब एक साथ। नीतियों को शासन के अंदर मिला लो, फिर शासन को राजनीति में मिला लो, राजनीति को प्रशासन में मिला लो, तो सब एक साथ मिलाने के बाद क्या स्थिति बनती है, और इसको कैसे मतलब कि देश हित के लिए क्या जाए, एक तरह से किसी स्थान पर या किसी राज्य पर या देश पर लागू किया जा सकता है, तो इन सब का वर्णन हमको इस इकाई 10 के अंतर्गत पढ़ना है। तो इस प्रकार जो है 10 इकाई पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। ये सिलेबस आप पॉज करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और इस विषय पर। और सबसे लास्ट में जो मैं मुझे बताना है आपको, वो है कि
स्ट्रेटेजी मतलब है कि आपको ये 10 इकाई जो 50 क्वेश्चन पूछेंगे इनमें से, तो आपको कैसे इसको टैकल करना है या क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी मैं ये बताऊँगा कि 10 में से 10 भाग एक साथ पढ़ना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि यदि आप क्या करते हैं कि 10 भाग में से 6 या 7 भाग चुन लेते हैं कि मुझे इन 7 भागों को 7 इकाइयों को अच्छे से पढ़ना है। मान लीजिए मैंने 7 इकाई चुन लिया, क्योंकि 7 इकाई यदि मैं तो चुन लेता हूँ तो मतलब 7 इकाई का हर एक इकाई से 5-5 क्वेश्चन पूछेंगे। इसका मतलब आपने 35 क्वेश्चनों को टारगेट बनाया कि 35 क्वेश्चन मेरा टारगेट है और उन इकाई को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और थोड़ा छोटा भी हो गया क्योंकि 10 इकाई आपको पढ़ने थे, 10 में से आप केवल 7 ही पढ़ेंगे, तो थोड़ा छोटा भी हो गया और उसको आप बहुत अच्छे से नेट पेपर से पहले बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, बहुत विस्तार से। तो 35 क्वेश्चन जब आपका हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आप 30 प्लस क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। 30 प्लस आंसर आपका सही होना ही चाहिए या आपका ज़रूर से हो सकता है। और जब मैंने नेट नेट मेरा भी जीआरएफ है और जब मैंने नेट जीआरएफ का पेपर दिया तो मैंने भी फर्स्ट पेपर में ऐसे ही एक तरह से योजनाएँ अपनाया कि 35 क्वेश्चन मेरा टारगेट था और उसमें से 30 प्लस करना था मुझे, ठीक है ना? और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।